तो अब पढ़ते हैं जीटीएस। जीटीएस में आता है सुपर इयॉन, इयॉन, महाकल्प, कल्प, युग और काल। तो इसमें सुपर इयॉन एक ही होता है जो है प्री कैम्ब्रियन, और ये है 4.6 अरब वर्ष पूर्व से 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक। फिर इसमें है हेडियन, आर्कियन, प्रेटरोजोइक और फेनेरोजोइक इयॉन। अब फेनेरोजोइक इयॉन है वो है किसमें, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक में। और फिर पैलियोजोइक है किसमें, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। फिर मेसोजोइक है उसमें ट्राइसिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस। और सेनोजोइक में है पहले तो दो, टर्शरी और चतुर्थ महाकल्प, और उसके बाद महाकल्प क्या, कल्प, और उसके बाद युग। कौन से, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। और फिर चतुर्थ में है प्लीस्टोसीन और होलोसीन। अब आते हैं हेडियन में। तो हेडियन है 4.6 से 3.8 अरब पूर्व, और इसमें स्थलमंडल का निर्माण हुआ, वायुमंडल का निर्माण हुआ, जलमंडल का निर्माण हुआ, CO2 की बहुलता थी। फिर आर्कियन आया। आर्कियन 3.8 से 2.5 अरब वर्ष पूर्व था, और इसमें था जल में जीवों की उत्पत्ति हुई और एक कोशीय जीवों की उत्पत्ति थी, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी इसके उदाहरण हो गए। फिर है प्रोटेरोजोइक इयॉन। तो इसमें 2.5 अरब से 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक था ये। इसमें कोमल काया के बहुकोशिकीय जीवों का उत्पत्ति हुई थी। फिर आया कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन आया फेनेरोजोइक इयॉन का पहला महाकल्प। तो कैम्ब्रियन में समुद्री जीवों में कैल्शियम कार्बोनेट की उत्पत्ति हुई। फिर रीढ़ विहीन जीव थे जिनको अकशेरुकी भी कहते हैं। समुद्र में घास की उत्पत्ति हो गई थी, और पर्वतों में जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानों का निर्माण हो गया था। तो अवसादी चट्टानें बन रही थी जैसे कि अपना विंध्य पर्वत, और स्थल जीव विहीन थे इस वक्त भी। फिर ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन में समुद्र में रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति हो गई, घास की विविधता बढ़ने लगी, और समुद्र में रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। फिर है सिल्यूरियन। सिल्यूरियन में कैसोरिकी जीवों की काल है ये। समुद्र में मछलियों का उत्पत्ति हुई, प्रवाल जीवों का विस्तार हुआ, पत्ती विहीन पौधों का निर्माण स्थल पे होने लगा, और सभी महाद्वीप में कैलिडोनियन हलचल हुई जिसके कारण स्कैंडिनेविया के स्कॉटलैंड पर्वत बने। फिर मत्स्य युग आया। फिर अगला आया डेवोनियन। डेवोनियन को वो कहते हैं मत्स्य युग, और इसमें उभयचर जीवों की उत्पत्ति हुई, फर्न वनस्पति की उत्पत्ति हुई, कैलिडोनियन हलचल के परिणाम स्वरूप ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण इसमें होने लगा था। अब है कार्बोनिफेरस युग आया। कार्बोनिफेरस महाकल्प में आया। सबसे पहले रेंगने वाले जीवों का स्थल पर आविर्भाव हुआ, और 100 फीट ऊंचे पेड़ हुआ करते थे। वृक्षों का काल भी इसलिए कहते हैं। फिर वृक्षों में पेड़ों के दब जाने से गोंडवाना क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति हुई, और कोयले के भंडारों का निर्माण हुआ। इसके उदाहरण है ब्लैक फॉरेस्ट। फिर है परमियन। परमियन में क्या हुआ, पेंचिया का निर्माण हुआ, और महाविलोपन का काल भी कहते हैं इसको। इस समय हर्षिनियन की हलचल के कारण अपलेशियन और अल्ताई शान, तियन शान, इन पर्वत का निर्माण हुआ, और यहाँ पे पोटाश के भंडारों का भी निर्माण हुआ। फिर आया ट्राइसिक। ट्राइसिक में बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई, उभयचर थे वो, और डायनासोरों की भी उत्पत्ति हुई। फिर जुरैसिक काल। तो जुरैसिक काल को डायनासोर का काल कहते हैं। नवचरों की उत्पत्ति हुई, पेंजिया का टूट गया। इस टाइम में पेंजिया का टूटना शुरू हुआ, और जूरा पर्वत तथा पुष्प युक्त वनस्पतियों की उत्पत्ति हो गई। फिर आया क्रिटेशियस। क्रिटेशियस सबसे लंबा कल्प था, और इस समय दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ जिसमें काली मिट्टी बनी, डायनासोर का विलोपन हो गया, और बड़े बड़े कछुओं का उद्भव हुआ। फिर आया प्लेसियो से पैलियोसीन। तो अब हम आ गए हैं किसमें, महाकल्प के अंदर भी अपन आ गए हैं पैलियोसीन पे। तो सर्वप्रथम स्तनपायी पूछहीन बंदरों का आविर्भाव, जिसमें रॉकी पर्वतमाला का निर्माण हुआ पैलियोसीन में। तो सर्वप्रथम स्तनपायी आए, पूछहीन बंदरों का आविर्भाव हुआ, और रॉकी पर्वतमाला का निर्माण। फिर आया इयोसीन। इयोसीन में हाथी, घोड़ा, सुअर, गैंडे के पूर्वजों का आविर्भाव हुआ, और हिमालय, हिंद, अटलांटिक का विकास हुआ प्रारंभ। फिर है ओलिगोसीन। ओलिगोसीन में अल्पाइन पर्वतीकरण,
प्रक्रिया शुरू हुई, बिल्ली कुत्ता की उत्पत्ति हुई और बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई, मानव के पूर्वज की उत्पत्ति हुई। फिर आया मायोसीन। मायोसीन में मध्य लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई और भूमध्य सागर की भी उत्पत्ति हुई। फिर है पैलियोसीन। प्लेयोसीन में है शिवालिक पर्वत की उत्पत्ति हुई और उत्तर भारत का सिंध के मैदानों का विकास हुआ। तो उत्तर भारत में सिंध के मैदानों का विकास हुआ। सागरीय पौधों का विकास पूर्ण हो गया। फिर आया इसके बाद प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन अंतिम हिमयुग था। यूरोप में इसको GMRV ने बताया और उत्तर अमेरिका में NKIV ने बताया। फिर महान झीलों की उत्पत्ति हुई और पक्षियों की भी उत्पत्ति इसी वक्त पे हुई। फिर वर्तमान मानव प्लीस्टोसीन में आ गया। अब आया आखिरी युग जिसको कहते हैं होलोसीन। इसमें मरुस्थलों का निर्माण हुआ। ब्रिटेन यूरोप से अलग हो गया और सागरीय जीव वर्तमान स्थिति में आ गए। अब है अगला पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आंतरिक संरचना के लिए दो साधन हो सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में आते हैं खनन, खुदाई, लावा। अप्रत्यक्ष में आते हैं कुछ प्राकृतिक होते हैं और अप्राकृतिक। तो अप्रत्यक्ष देखते हैं जो उसमें भी पहला अप्राकृतिक, जैसे कि तापमान। तापमान आंतरिक भाग में तापमान एक निश्चित दर तक बढ़ता है। प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री का कोर ताप 2000 डिग्री अनुमानित है। अपने कोर का ताप तो प्रति 32 मीटर पे 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। फिर उसके बाद है दाब। तो गहराई के साथ क्या होता है, गहराई के साथ दाब में बढ़ोतरी होती है, फलस्वरूप चट्टानों की गलनांक बढ़ जाता है। अतः उच्च ताप के बावजूद कोर ठोस अवस्था में रहता है। फिर के घनत्व केंद्र की ओर जाने पर बढ़ता है और अतः प्रमाणित करता है कि भूगर्भ भारी पदार्थ से बना है। औसत जैसे कि अपन देखें 5.5 ग्राम। फिर है प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक जो अपने हैं उसमें कौन कौन से आते हैं देखने के, उसमें आता है उल्का पिंड। तो ग्रहों का निर्माण और पृथ्वी के निर्माण साथ साथ हुआ है तो संरचना भी समान है, अतः निफे की जानकारी मिलती है। फिर है ज्वालामुखी और चट्टानें पिघलकर मैग्मा के निर्माण हुआ है, जिससे रेडियोधर्मी पदार्थों की जानकारी मिलती है। अगला है भूकंप। भूकंप तरंगों का छायाकार दर्शाता है, बारीक और द्रव है। और पी तथा एस तरंगों की गति परिवर्तन तीन प्रमुख परतें होने का वो बताती है तथा इसके घनत्व में अंतर की जानकारी देती है। फिर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण होने की जानकारी देते हैं। फिर गुरुत्वाकर्षण बल से जानकारी प्राप्त होती है कि केंद्र बिंदु से सतह पर स्थानों की दूरी भिन्न भिन्न है। ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र के सबसे समीप है। फिर देखते हैं आंतरिक संरचना का वर्गीकरण। तो भूकंप विज्ञान के आधार पर वर्गीकरण देखें तो सबसे पहले घनत्व के आधार पे। तो घनत्व के आधार पर सबसे पहले आता है क्रस्ट, मेंटल, कोर। और फिर इस डायग्राम को अपन ने यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है। तो सबसे पहले होता है ऊपरी क्रस्ट, फिर होता है निचला क्रस्ट। फिर क्रस्ट के बाद आता है मेंटल। तो ऊपरी मेंटल होता है और एक निचला मेंटल होता है, और एक क्रोड होता है और एक बाह्य क्रोड होता है। अब जो ऊपरी मेंटल है उसमें भी एक लेयर होती है, कौन सी, दुर्बल मंडल की। ठीक है, अब जाते हैं इनमें तो देखते हैं 25 से 35। तो ऊपरी वाला क्रस्ट है 25 किलोमीटर तक और निचले वाला क्रस्ट है 35 किलोमीटर तक। और इन दोनों के बीच में जो आ रही है वो है कॉनराड। फिर है जो ऊपरी मेंटल और निचले क्रस्ट के बीच में आ रहा है वो है मोरविक, यानी कि 35 पे। फिर जो नीचे वाले मेंटल और ऊपरी मेंटल में आ रहा है वो है रेपेटी 700 पे। तो 35 से 700 है कौन सा, निचली क्रस्ट, और 700 से है कितना, 2900 ये है गुटेनबर्ग। तो आ गया गुटेनबर्ग कौन से पे, निचले मेंटल और बाह्य क्रोड पे। फिर है बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड में है 5150 पे कौन सा, लेहमन। तो अपन इसको याद रखेंगे कोमा रेगुलर। अब है भूपर्पटी क्रस्ट। भूपर्पटी देख लेते हैं। भूपर्पटीय क्रस्ट तो घनत्व सबसे कम होता है, सबसे ऊपरी परत है ये, और सतह से 35 किलोमीटर तक होती है और मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम मिलता है। ऊपरी भूपर्पटी जो 0 से 50 किलोमीटर तक होती है, घनत्व इसका 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और ग्रेनाइट चट्टानों से बना है और महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। फिर निचली भूपर्पटी 25 से 35 किलोमीटर तक और घनत्व है 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और बेसाल्ट चट्टानों से निर्माण हुआ है और महासागर के तल का निर्माण हुआ है। फिर मेंटल में 35 से
2900 किलोमीटर के मध्य होता है। घनत्व इसका 4.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और मुख्य रूप से सिलिका मैग्नीशियम से बना है और 35 से 700 किलोमीटर के बीच ऊपरी मेंटल पाया जाता है और 100 से 200 किलोमीटर के बीच दुर्बल मंडल मिलता है ऊपरी मेंटल में ही और इसको अर्ध तरल अवस्था होती है इसकी। फिर 700 से 2900 में निचला मेंटल मिलता है। फिर है क्रोड। क्रोड है 2900 से 6371 किलोमीटर और यहाँ पे सर्वाधिक घनत्व है। यहाँ पे निकल फेरस से बनी है इसलिए और यहाँ पे आवेशित कण की उपस्थिति है। अब ये भी दो हैं। बाहरी क्रोड है 2900 से 5150 किलोमीटर तक। तो ये द्रव अवस्था में घनत्व है इसका 10 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ पे ताप ज्यादा है दाब से, तो इसलिए तापमान ज्यादा है, दाब प्रभावी नहीं है। फिर है आंतरिक क्रोड। तो आंतरिक क्रोड घनत्व यहाँ पे 11 से 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है ठोस अवस्था में, क्योंकि यहाँ पे दाब ज्यादा हो जाता है ताप से। तो ताप ज्यादा प्रभावी है ताप से और ऊपर वाले में ताप ज्यादा प्रभावित है ताप से। फिर आता है अपने इनका वर्गीकरण। तो अब देखते हैं तत्व के आधार पे। तो सुवेश का वर्गीकरण सुवेश तरह रासायनिक संगठन के आधार पर सिलिका, एल्यूमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम और निकल फेरियस की प्रधानता के आधार पर इसको बांटा गया है। तो उसने बताया है सबसे ऊपर है वो है सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिनियम की, फिर है सिलिका मैग्नीशियम की और एक है नीफे की। तो ये है सियाल में है 2.9 की और फिर सीमा में है 4.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब की और निफे में है 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब की क्या घनत्व। फिर पदार्थ की अवस्था के आधार पर, तो इसको पदार्थ की अवस्था के आधार पर इसको स्थल मंडल, दुर्बल मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल में बांटा है। फिर वांडर ग्राफ्ट का वर्गीकरण क्या कहता है, तो आंतरिक संरचना की 4 परतें बताई है वांडर ग्राफ्ट ने, जिसमें बाह्य सियाल परपट्टी है जिसमें है सिलिका, एल्यूमिनियम और Na और K। फिर है आंतरिक सिलिकेट परत व मेंटल, तो यह है सिलिकन, मैग्नीशियम और कैल्शियम। फिर है मिश्रित धातु व सिलिकेट की परत, इसमें है सिलिकन, मैग्नीशियम, निफे। फिर है धात्विक कोर, इसमें है निफे। उसके बाद आता है भूकंप। तो मानवीय प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न अंतर्जात बहिर्जात बलों के परिणाम स्वरूप ऊर्जा के निष्कासन से उत्पन्न तरंगों से धरातल पर उत्पन्न कंपन। फिर है भूकंप के कारण। तो प्राकृतिक कारण है प्लेट विवर्तन की गतिविधियां होती हैं, जैसे तनाव से भ्रंश, संपीड़न से वलन, फिर अभिसरण से उच्च तीव्रता और अपसारी प्लेट जो कि मध्य तीव्रता की है। फिर ज्वालामुखी उद्गार, विस्फोट के कारण एटना और विसुवियस। फिर सम स्थिति की समायोजन, तो विभिन्न भू आकार में असंतुलन होता है। अब आता है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। तो रीढ़ द्वारा प्रतिपादित था और शैलें रबड़ के समान एक सीमा तक खिंचती हैं, उसके बाद फिर टूट जाती हैं और अलग अलग होने पर पुनः आकार ग्रहण कर लेती है। फिर भूपटल का संकुचन। तो पृथ्वी निरंतर ठंडी हो रही है, ठंडी होने की क्रिया के दौरान भूपटल पर संकुचन हो रहा है, तो फलस्वरूप इसके भूकंप आ रहे हैं। मानव जनित कारण बांध निर्माण से, जैसे कि जल के अतिरिक्त बाहर से तल में चट्टानें खिसक कर टूट जाती हैं, जैसे कि कोयना बांध। फिर है खनन। तो अतिरिक्त खनन से खानों की छतें ढह जाती हैं, जैसे कि हिमालय क्षेत्र में। फिर विस्फोट। तो परमाणु तथा रासायनिक विस्फोट के कारण भी। अब भूकंप का मापन एक तो करते हैं रिक्टर स्केल पे, तो इसमें परिमाणु को मापा जाता है और मुक्त होने वाली ऊर्जा को मापते हैं इसमें, और ये मात्रात्मक इकाई है। फिर ये 0 से 9 तक की इकाइयाँ होती है और लघु गुणक स्केल है ये। फिर है मर्कैली स्केल। तो ये 0 से 12 इकाइयाँ होती है और ये गुणात्मक स्केल है, हानि का आकलन करती है, जैसे कि विनाश, आघात को मापते हैं इसमें, और ये रोमन आंकड़ों जैसे 1 से 12 तक है। तो वो ऊर्जा को मापती है रिक्टर, और मर्कैली नापती है किसको, हानि को। फिर तो मरकली को मरने से अपन याद रखेंगे, हानि को नापते हैं, ठीक है। फिर है अवकेंद्र और अधिकेंद्र। तो अवकेंद्र है उद्गम के केंद्र को अवकेंद्र कहते हैं, अवकेंद्र से ऊर्जा मुक्त होती है और भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है। फिर है अधिकेंद्र। अवकेंद्र से ठीक ऊपर की सतह को अधिकेंद्र कहते हैं, भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं अधिकेंद्र में और सर्वाधिक विनाश करती हैं। फिर है भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगों का देखते हैं, तो भूगर्भिक तरंगे जो कंपन तरंग की दिशा जो इनमें आती है, भूकंपीय तरंगे जैसे पी तरंगे। तो इनमें प्राथमिक तरंगे होती हैं, गति सर्वाधिक होती है और इनका कंपन होता है वो तरंग की दिशा के समान ही होता है, ध्वनि के समान होती हैं। औसत गति 6 से 13 किलोमीटर तक होती है और ये अनुदैर्घ्य होती है।
वेग इनका ठोस में ज़्यादा होता है, तरल में कम होता है और गैस में उसके बाद होता है। फिर तीव्रता सबसे कम होती है और छाया क्षेत्र इनका 103 से 142 डिग्री तक होता है। सभी माध्यमों में चलती हैं। फिर आती है एस तरंगे। तो द्वितीयक तरंगे होती हैं। औसत गति इनकी 4 से 7 किलोमीटर होती है। फिर ये अनुप्रस्थ होती हैं और कंपन तरंग के लंबवत होता है। केवल ठोस माध्यम में चलती हैं। प्रकाश तरंगों के समान होती है। छाया क्षेत्र 103 से 103 डिग्री। फिर एल तरंगे, लव तरंगे सतह पर चलती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और गति सबसे कम इनकी होती है। अधिकतम विनाश करती हैं। रेले तरंगे सतही तरंगे होती हैं। कंपन आगे पीछे ऊपर नीचे होता है और अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की होती हैं। ये डायग्राम देख लेना है 103 से 103 और 103 से 142 और ये ऐसे इधर से आ रही है, फिर यहाँ पे आके अटक गई, फिर यहाँ पे आ गई और यहाँ से सीधे आ गई। फिर भूकंप तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक तो चट्टानी संरचना, घनत्व जैसे बढ़ता है तो तीव्रता बढ़ती है। दलदली भाग में कम भूकंप आते हैं। फिर भूकंप की मूल गहराई जितनी कम उतनी तीव्रता अधिक। पर्यावरण, वनस्पति के मात्रा अधिक तो भूकंप तीव्रता कम। भूकंप के प्रकार, कारक के आधार पर विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी जनित भूकंप, संतुलन मूलक भूकंप, नियत भूकंप जो कि खानों के छत ढहने से, फिर विस्फोट भूकंप और बांध जनित भूकंप। फिर अपकेंद्र की गहराई के आधार पर तो सामान्य 50 किलोमीटर के माध्यम जो कि 50 से 250 किलोमीटर के और गहरे 250 से 700 किलोमीटर। फिर है स्थिति के आधार पर तो स्थलीय और जलीय। अब भूकंप का वैश्विक वितरण तो प्लेट विवर्तनी के आधार पर 3 भूकंप पेटियां हैं जैसे परिप्रशांतीय महासागरीय पेटी। तो विश्व के 2/3 या 63% भूकंप यहाँ पे आते हैं और प्रमुख कारण है इसका अपसारी प्लेट किनारे। फिर है अन्य कारक जैसे कि ज्वालामुखी, पर्वतीय तथा तटीय क्षेत्रों की उपस्थिति। इस पेटी पर आने वाले क्षेत्र जापान, फिलीपींस, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पश्चिम तटीय क्षेत्र है और इसे रिंग ऑफ फायर नाम उपर्जित है। अर्जित किया है इसने उपनाम। अब मध्य महाद्वीपीय पेटी, यह विश्व के लगभग 21% और उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं। यह पेटी अभिसारी प्लेट किनारे पर स्थित है। आने वाले क्षेत्र है इसमें हिमालय क्षेत्र, यूरोप के दक्षिणी भाग और अफ्रीका के उत्तरी भाग और दक्षिणी पूर्व एशिया। तो इसको अपन से डायग्राम से बताएंगे। यहाँ पे ये आ रहा है भूमध्य में भी है दो और फिर ये पूरे यहाँ पे फिर ये आ रहा है कौन से में इसमें। फिर है मध्य महासागरीय पेटी। तो यह महासागरीय क्षेत्र में अपसारी प्लेट किनारों पर स्थित है। मध्य से निम्न तीव्रता के भूकंप आते हैं। मध्य अटलांटिक कटक क्षेत्र में आने वाले भूकंप भी इसमें सम्मिलित हैं और एक शाखा नील नदी घाटी से अफ्रीका की महान दरार घाटी तक जा रही है। फिर आता है कौन सा भारत में भूकंप वितरण। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन तथा यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से भारत में भूकंप आते हैं और भारत में 4 जोन हैं जिसमें पहला जोन नहीं है और दूसरे तीसरा चौथा पांचवा जोन है और ये है इसका मैं नक्शा याद रख लेना है। फिर जोन 5 अत्यधिक क्षति जोखिम क्षेत्र है जोन 5 और 11% क्षेत्र फेल में है और इसमें मर्कली स्केल की 9 तीव्रता के भूकंप यहाँ पे आता है। अब सारी प्लेट के किनारे वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है। इसमें आते हैं उत्तर पूर्वी राज्य और हिमालय के गिरिपथ वाले राज्य हैं जो कि ये 5 जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार और गुजरात। फिर है जोन 4। जोन 4 में आते हैं अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र। तो इसमें आते हैं कौन से मर्कली स्केल 8 तीव्रता के और मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, बिहार। अब ऊपर वाले में मैं बता रहा था ना तो उत्तर पूर्वी तो आ ही रहा है। उसके अलावा हिमालय के गिरिपथ के 5 हैं और उत्तर पूर्वी तो पूरा ही है। ठीक है। फिर है जोन 3। जोन 3 है 30% क्षेत्रफल मध्य क्षति जोखिम के क्षेत्र और इसमें आते हैं मध्य क्षति जोखिम का भूकंप आते हैं और फिर मरकरी स्केल 7 तीव्रता के भूकंप आते हैं। मध्य तीव्रता के होते हैं क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। फिर जोन 2 ये 41% क्षेत्रफल में निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र है। जोखिम के भूकंप आते हैं। एमएस मरकली स्केल में 6 की तीव्रता का है और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और प्रायद्वीप भारत का अधिकतम भाग इसी के अंदर में ही है। जैसे कि ये रहा राजस्थान में गोले गोले और यहाँ पे प्रायद्वीप में भी ये गोले गोले लग रहे हैं और फिर ये गुजरात लग रहा है एक 5 का। फिर भूकंप के प्रभाव तो सकारात्मक प्रभाव आंतरिक संरचना के अध्ययन में सहायक, जलमग्न क्षेत्र के ऊपर उठने से द्वीप का निर्माण और भूकंप से तटवर्ती क्षेत्र धंसते हैं।
जिसके फलस्वरूप बंदरगाह का निर्माण। अब नकारात्मक क्या है कि जनमाल की हानि होती है, आपदा की संभावना बढ़ती है, बाढ़, ज्वालामुखी जिससे आती है, और आर्थिक, सामाजिक व नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। फिर कहते हैं समभूकंपीय रेखा। तो समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने से बनने वाली रेखा समभूकंपीय रेखा। फिर है होमो सिस्मल लाइन। तो एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने पर बनने वाली रेखा भूकंप तरंगे हैं। अब अगली है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, तो इसमें आते हैं भूगर्भिक शक्तियों द्वारा जनित एक आकस्मिक क्रिया है, जिसमें भूपटल के कटक दरार से गैस, शैल पदार्थ, तप्त तरल मैग्मा बाहर निकलते हैं। फिर तरल लावा, गै इसमें जो ठोस पदार्थ निकलते हैं वो हैं कौन से? ज्वलखंडिष्म पदार्थ, लैपिली, ज्वालामुखी बम्ब, ट्रेफा। कौन सा? टेफरा। फिर है ज्वालामुखी के प्रकार। तो इसमें है कौन कौन से? सक्रियता के आधार पर। एक सक्रिय होते हैं जो होता रहता है, जैसे इटली का स्ट्रेम्बोली और एटना। भारत में है बैरन आइलैंड और कोटोपैक्सी। दक्षिण अमेरिका में हो गया कोटोपैक्सी। फिर सुषुप्त, जो लंबे समय से उद्गार नहीं परंतु उद्गार होने की संभावना है, जैसे कि विसुवियस और नाराकोंडम। फिर है मृत और शांत, तो लंबे समय से उद्गार नहीं पर भविष्य में भी उद्गार होने की संभावना नहीं है, जैसे एकोनका हुआ और माउंट पोपा म्यांमार में। फिर है उद्गार की प्रकृति के आधार पर। तो केंद्रीय उद्गार उद्भव वाहक नलिका के माध्यम से सामान्यतः विस्फोट के साथ निकलते हैं, और इनमें गैसों की तीव्रता भी अधिक होती है। फिर अभिसार, प्लेट किनारों पर है इनका, और ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है, लावा अम्लीय प्रकार का है। फिर है दरारी उद्गार। तो उद्भव दरार के माध्यम से होता है, कम विस्फोट के साथ इनमें ज्वालामुखी निकलता है, लावा और क्षारीय लावा निकलता है। अब सारी प्लेट किनारे पर है ये, और पठार तथा लावा के मैदान का निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कौन से? आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी। तो इसमें आते हैं दरार के माध्यम से लावा शांत रूप से निकलता है, लावा क्षारीय बड़े क्षेत्र में फैलकर ज्वालामुखी पठार का निर्माण करता है, जैसे कोलंबिया और दक्कन का पठार। फिर है हवाई तुल्य ज्वालामुखी। तो शील प्रकार के समान होता है, ज्वालामुखी में विस्फोट क्रिया कम होती है, उद्गार शांत ढंग से होता है, लावा पतला होता है, गैस की तीव्रता कम होती है, इनकी ऊंचाई भी कम होती है, ढाल मंद होता है। फिर है स्ट्रेम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। ये विस्फोटक अधिक है और लावा तीव्रता के साथ बाहर आता है। अल्प अम्लीय भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है ये। अल्प अम्लीय और गाढ़ा लावा निकलता है यहाँ से, ठीक है। और ऊंचाई अधिक है, तीव्र ढाल है इसकी। फिर है वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। तो भयंकर विस्फोट होता है, गैस की तीव्रता भी अधिक है, और धूल तथा राख भारी गैसें निकलती हैं, धूल तथा राख भरी गैसें फिर बादल रूप में निकलती हैं, और फूल गोभी के समान लिपारी द्वीप समूह है। तो लिपारी द्वीप समूह इटली इसका उदाहरण है, और फूल गोभी के समान निकलती है बादल में। फिर है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, जो कैरेबियन सागर के मार्टिनिक द्वीप पर स्थित है और सर्वाधिक विस्फोटक है। ज्वालखंडिश में प्रवाह होता रहता है और सिलिका बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। फिर है प्लीनियन ज्वालामुखी। तो प्लीनियन इसमें होता है गैसों की तीव्रता बहुत अधिक, गैस क्षोभ मंडल को पार कर समताप मंडल तक पहुंच जाती है, और फूल गोभी के रूप में इनका दिखती हैं। तो जैसे हंगा टोंगा, हंगा अपाई। तो क्षोभ मंडल को पार कर समताप मंडल में। फिर है ज्वालामुखी से निस्तृत पदार्थ, जैसे गैसीय पदार्थ में SO2, CO2, CO, HCl, NH4Cl और आर्गन। ठोस पदार्थ में है लेपिली। लेपिली क्या है? मटर के दाने के आकार के टुकड़े। फिर ज्वालखंडिस्मी ज्वालामुखी बम क्या है? चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े जो गर्म गलित अवस्था में होते हैं और शीतलन से ठोस हो जाते हैं। फिर ट्रेफा टेफ्रा टेफ्रा क्या है? ज्वालामुखी उद्भव के दौरान हवा में उछलने वाले पदार्थ। कौन से? ज्वालाखंडिश में पदार्थ हवा में उछलने वाले। फिर टफ टफ क्या है? ज्वालामुखी राख के सघन हो जाने पर जमने से निर्मित चट्टान को टफ कहते हैं। फिर है ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ। तो पृथ्वी की सतह पर लावा के जमने से इनका निर्माण होता है। बाह्य स्थलाकृतियाँ जिनमें आती हैं पहली दरारी उद्गार द्वारा लावा पठार, बेसाल्टिक लावा, चादरीय फैलाव, गहराई अधिक। फिर जैसे उदाहरण दक्कन तथा कोलंबिया के पठार। लावा का मैदान जैसे कि गहराई कम। केंद्रीय विस्फोट द्वारा शंकु बनते हैं। अब केंद्रीय विस्फोट द्वारा पहले शंकु बनते हैं, उनमें सिंडर शंकु। उद्गार के समय निकले छोटे छोटे खंडित पदार्थों तथा राखों द्वारा कम ऊंचाई तथा तीव्र ढाल।
और राख शंकु भी कहते हैं, उदाहरण जोरेलो मैक्सिको। फिर है क्षारीय शंकु, तो सिलिका मात्रा कम और अत्यधिक तरल होते हैं, उद्गार के बाद बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं, कम ऊंचाई मंद ढाल होती है। और सील शंकु भी कहते हैं, उदाहरण मोना लुआ हवाई। फिर है अम्लीय शंकु, तो सिलिका की मात्रा अधिक है, लावा गाढ़ा एवं चिपचिपा है, फैलता नहीं है, ऊंचे तथा तीव्र ढाल वाले इलाकों में रहता है। ऊंचे तथा तीव्र ढाल होते हैं, उदाहरण है स्ट्रैम्बोली। फिर है मिश्र शंकु, तो इनका निर्माण लावा तथा अन्य ज्वालामुखी पदार्थों से होता है, उदाहरण है हुड रेनियर। उदाहरण पदार्थों से होता है, फिर एक के बाद परत के रूप में ये बनते हैं और अत्यधिक विस्फोटक होते हैं, उदाहरण है इनका हुड रेनियर। फिर परपोषित शंकु, तो मुख्य शंकु की वाहक नलिका फट जाती है, एक उपनलिका निकलती है और मुख्य शंकु की ढाल पर एक अन्य शंकु का निर्माण करती है। फिर क्रेटर, तो शंकु के शीर्ष पर गर्तनुमा आकृति है और उद्गार समाप्त होने पर इसमें वर्षा का जल भरने से झील का निर्माण होता है, जैसे लोनार झील। फिर कॉल्डेरा, कॉल्डेरा क्या है, अत्यधिक विस्फोट से ऊंची स्थलाकृति बनने की जगह स्थलीय भाग धंस जाता है और विशाल कुंड का निर्माण होता है। और क्रेटर का विस्तृत रूप है ये, जैसे जापान में ओसो केल्डरा। फिर अगला है अंतर्बर्ध अंतर्वर्ती स्थलाकृति, जैसे बैथोलिट। तो है भूगर्भ में मैग्मा का अत्यंत गहराई पर उभारदार या उत्तल जमाव, और इसका निर्माण ग्रेनाइट से होता है, उदाहरण भारत में रांची बैथोलिथ। फिर है लेकोलिथ, तो ऊपर उठता मैग्मा बीच में ही समतल गुंबदाकार रूप में यानी कि उत्तल रूप में जम जाए। फिर लेपोलिथ, तो ये ऊपर उठता मैग्मा तस्तरी के आकार में अवतल रूप में जमा हो जाता है। फिर है फेकोलिथ, तो निर्माण मैग्मा के अवनति के ऊपर और अभिनति के तल पर लहरदार आकृति के रूप में होता है। फिर है शीट, मैग्मा क्षैतिज रूप से फैलकर एक पतली चादर के रूप में जमता है। फिर डाइक, मैग्मा लंबवत रूप में जमा होने से दीवार जैसी स्थलाकृति बनती है। फिर शिल, शिल क्या है, क्षैतिज रूप में पतली चादर, शीट की मोटाई अधिक हो, तो इसकी शीट से मोटाई अधिक होती है, शीट। फिर है ज्वालामुखी उद्गार के कारण, तो भूगर्भ में ताप वृद्धि, पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन के कारण ताप बढ़ने से चट्टानें पिघल जाती है। फिर है विवर्तनिकी की गतिविधियों से, जैसे कि प्लेट की गति के कारण, जैसे अभिसारी तथा अभिसारी अपसारी प्लेट किनारों पर। फिर भूकंप, भूकंप के कारण दरार निर्माण हो जाती है, वहां से भी ज्वालामुखी का उद्गार उठता है। फिर दाब में कमी, भूगर्भ की शैलों पर दाब कम होने पर गलनांक कम हो जाता है, जिससे चट्टानें पिघल जाती है और ज्वालामुखी का उद्गार हो जाता है। फिर समस्थानिक समायोजन, तो भूगर्भक असंतुलन के कारण भूगर्भिक क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन, फलस्वरूप ज्वालामुखी क्रियाएं हो जाती है। अगला है ज्वालामुखी का विश्व वितरण, तो परिप्रशांतीय महासागरीय मेखला, जैसे कि एरवस पर्वत और एंडीज रॉकीज होती हुई अलास्का से मुड़कर फ्यूजियामा जापान, फिर माउंट कॉन्साई जो भी है फिलीपींस से, फिर शास्ता अमेरिका और रेनियर अमेरिका तक की जाती है। और विश्व के 2/3 से अधिक ज्वालामुखी इसी मेखला में आते हैं। यह मेखला प्रशांत महासागर के चारों ओर तटवर्ती क्षेत्र में फैली है और अभिसरण क्षेत्र में स्थित है, अत्यधिक सक्रिय पेटी क्षेत्र है ये। फिर है सागरीय मध्य सागरीय पेटी, तो अपसारी प्लेट किनारों मध्य से निम्न तीव्रता के ज्वालामुखी निकलते हैं और ऐसा आकृति की ये होती है। फिर मध्य महासागरीय कटक का निर्माण करती है आइसलैंड से अंटार्कटिका तक। और प्रमुख ज्वालामुखी इसमें होते हैं आइसलैंड तथा सेंट हेलेना। फिर पूर्वी अफ्रीका मेखला, तो इसराइल से दक्षिण में लाल सागर और पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी से होते हुए मेडागास्कर तक विस्तृत है, उदाहरण है तेवस्ती किलिमंजारो। फिर हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट क्या है, कुछ ज्वालामुखी एकांकी रूप में विस्तृत होते हैं, प्लेट किनारे न होने के बावजूद ज्वालामुखी उद्गार होता है, जैसे ये रियूनियन द्वीप। फिर है मध्य महाद्वीप ये पेटी, तो अभिसारी प्लेट के किनारे और विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार करते हैं। यह पेटी अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के बीच पाई जाती है। प्रमुख ज्वालामुखी स्ट्रैम्बोली है, विसुवियस है, एटना है, बैरन और नाराकोंडा में। फिर ज्वालामुखी के प्रभाव, तो सकारात्मक प्रभाव क्या है, आंतरिक दाब को कम करता है, सुरक्षा बॉल्व की तरह कार्य करता है। फिर आंतरिक भाग के अध्ययन के लिए जरूरी है,
काली मृदा का निर्माण करते हैं, कपास के लिए उपयोगी है।